हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी हम इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसकी क्या है स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, टू स्मॉल चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हम जिसे हम नाम देंगे। एक है प्लस का क्यू और एक है नेगेटिव का क्यू। स्टूडेंट, जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक चार्जेस प्लस का है और एक चार्जेस क्या है, नेगेटिव का है। अगर दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हो तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कूलम फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स और एन रिपल्सिव फोर्स। यानी कि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज होगी, और अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हो यानी कि एक प्लस का और एक नेगेटिव का हो तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी। यहाँ पर क्या है, कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि एक प्लस का है और एक क्या है, नेगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब इन पे क्या है, एक क्या है Q1 हम नाम देते हैं, एक को Q2 का नाम दे देते हैं। इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस भी है, इसे हम नाम दे देते हैं R का। यहाँ पे क्या बनेगा कि वो डेफिनेशन में कह रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, क्योंकि हम सेकंड चार्जेस की बात करें, ये रेस्ट में है, ये दोनों चार्जेस क्या हैं, रेस्ट में है, मूवेबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तब बात करेंगे जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि इन दोनों चार्जेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि वो क्या कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेंगे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये क्या आ गया, इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। किस तरह हमने फाइंड की, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया इस डायग्राम की मदद से। अब क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा किया तो क्या आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू आ गया। कांस्टेंट कौन सा आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे K आ रहा है, ये K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसे हमने कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं कि यह कौन सा कांस्टेंट है, कूलम का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू स्टूडेंट डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि इसकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसकी मीडियम के ऊपर जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है के की, तो के की वैल्यू मीडियम के ऊपर कौन कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस यानी कि हम खला की बात करेंगे, फ्री स्पेस खाली जगह की बात, तो वहाँ पे के की वैल्यू होगी के इज इक्वल टू होगा 1/4 होगा, यानी कि फ्री स्पेस में के की वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। तो ये एस्टिमेटेड किसके इक्वल होती है, ये 9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होती है। और इसका यूनिट क्या होगा के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसे हम ड्राइव भी करेंगे कि किस तरह यूनिट इसका आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसे हम ड्राइव करेंगे। और ये क्या आ गया, कूलम कांस्टेंट आ गया के। यहाँ पे हमने 1/4 की बात की है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसे हमने नाम दे दिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि हम इन फ्री स्पेस की बात कर रहे थे कि कूलम कांस्टेंट या फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूनिट क्या है या उसका वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। तो एप्सिलॉन नॉट की हम जो एस्टिमेटेड वैल्यू रखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की इज इक्वल टू कितनी आएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर आएगी। इसे हमने अब ड्राइव भी करेंगे कि ये वैल्यू किस तरह आती है और ये वैल्यू किस तरह आती है, और इसका यूनिट को भी हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम इसके सबसे पहले हम इसके वैल्यूज़ को ड्राइव कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ किस तरह आती है। तो हमारे पास था k इज इक्वल टू 1/4 हमने यहाँ से किसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस तरफ चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 के आ जाएगा। तो 1/4 की वैल्यू है हमारे पास 3.1416 और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको 9 इंटू 10⁻⁹, इसका कुछ यूनिट भी हमने यूज़ किया था। यूनिट क्या था इसका, यूनिट भी हम लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी था, हमने साथ लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 4 को 3.1416 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 9 इंटू 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई किया और उसे 1 के साथ डिवाइड किया। जो आंसर आएगा वो आएगा 1/113.0 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 4 को 3.1416 के साथ और उसे 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 113.0 आ गया और 10⁻⁹ एज इट इज़ आ गया। यूनिट भी उसका हमने एज इट इज़ लिख लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख लिया। अब इसे हम 1 को 113.0 इंटू 10⁻⁹ के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.00885 इंटू 10⁻⁻9। ये ऊपर जाके पर न्यूटन, मीटर भी ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर कूलम स्क्वायर ऊपर जाके कूलम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसकी जो यहाँ पे डॉट्स है ये क्या 0.00 है, हमने इसे डॉट को 8 के बाद रिप्रेजेंट करवाना है। तो 8.85 ये डॉट आगे कितने डिजिट को क्रॉस कर रहा है, 1 2 एंड 3 डिजिट को क्रॉस करके जा रहा है। तो कौन सा आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स आगे जा रहा है डॉट, इसलिए हमने -3 भी रिप्रेजेंट करवा दिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो के की भी, तो के ये हम
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन के साथ उसे मल्टीप्लाई करके 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। वो भी कितनी आएगी के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी। और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या फिर इसे हम कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्या है, वो उसे हम देखते हैं कि कूलम्स फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। क्या कूलम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है या दोनों ही फोर्सेज है, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास चार्जेस होते हैं, स्मॉल चार्जेस होते हैं, एक का हम नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं पॉजिटिव का, और एक को हम नाम दे देते हैं दोबारा से पॉजिटिव का। तो स्टूडेंट्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी, वो जो होगी फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं सेम। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस क्या हैं, नेगेटिव के चार्जेस हैं, तो यहाँ पे भी जो फोर्स पाई जाएगी वो भी नेगेटिव की फोर्स पाई जाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स पाई जा रही है, क्योंकि अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, अगर डिफरेंट चार्जेस हो जाते हैं, यानी कि एक प्लस का आ गया और एक नेगेटिव का आ गया, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स पाई जाएगी, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलम फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स और एन रिपल्सिव फोर्स। कूलम फोर्स है जो वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है एंड रिपल्सिव फोर्सेज भी है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वाई कूलम फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, तो आपने बताना है कि कूलम फोर्स, यस कूलम फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स और एन रिपल्सिव फोर्स। ये आपने दोनों शेप्स बना के इस तरह बता देना कि कूलम फोर्स किस तरह अट्रैक्टिव फोर्स होती है और कूलम फोर्स किस तरह रिपल्सिव फोर्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम फोर्सेस की, या कूलम्स लॉ की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमने स्टार्ट में स्टेटमेंट को डिस्कस किया था इसकी कूलम्स लॉ की, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की बात की थी, तो ये चार्जेस कौन से हैं, ये हैं स्मॉल चार्जेस। स्मॉल चार्जेस कह सकते हैं या फिर हम इसे पॉइंट चार्जेस भी कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज या फिर स्मॉल चार्ज कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज और बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हमने स्मॉल चार्ज या पॉइंट चार्ज की बात करनी है। तो स्मॉल चार्ज और पॉइंट चार्ज कौन से होते हैं, ये होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं स्मॉल चार्जेस के लिए। तो ये जो कूलम लॉ है ये बड़े चार्जेस के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, यानी कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े वाले होते हैं, बड़े बड़े वाले पार्टिकल्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि पॉइंट चार्ज एक पॉइंट के बराबर, जो इस तरह के पॉइंट के बराबर होंगे, ये पार्टिकल कौन से होंगे, ये पार्टिकल होंगे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टूडेंट्स, और ये कौन से होंगे, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, यानी कि बड़े वाले पार्टिकल्स होंगे, और ये वाले छोटे पार्टिकल। यानी कि ये कूलम्स लॉ नॉट ओनली होल्ड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को होल्ड नहीं करेगा, इट इज इक्वली अप्लाइकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अप्लाई करेगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही अप्लाई करेगा, इसके ऊपर ही होल्ड करेगा। और दूसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है, कूलम्स लॉ इज नॉट अप्लाइकेबल व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव, यानी कि अगर चार्जेस पार्टिकल जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे तो तब भी कूलम्स लॉ वो जो होल्ड नहीं करेगा उन चार्जेस के ऊपर। यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस इज एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस रेस्ट में हैं। अगर चार्जेस मूव कर रहे होंगे या किसी वेलोसिटी का या स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होंगे तब भी उसके ऊपर कूलम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। कूलम्स लॉ तब इनको होल्ड करेगा जब चार्जेस इज एट रेस्ट होंगे। इसकी 2 सिग्निफिकेंस है, नंबर 1 सिग्निफिकेंस थी इसकी कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और नंबर 2 सिग्निफिकेंस इसकी होनी चाहिए कि चार्जेस इज एट रेस्ट पर होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि इसके मतलब हमने आज डिस्कस किया, इसकी 4 टाइप्स को डिस्कस किया, इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया, मैथमेटिकल फॉर्म को, यूनिट्स को और इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि अगर कूलम्स लॉ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो आपने वो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। ये था आपका टॉपिक कूलम्स लॉ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।